पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट्स। तो आज का ये हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है यूनिट 3 का। इसके बाद में हम लोग करेंगे क्या, यूनिट 4 और यूनिट आपकी 5 कंप्लीट करके एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और जब उसके बाद में ये आपकी खत्म हो जाएगी ना प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, फिर हम लोग एक ग्रेडिंग सब्जेक्ट शुरू करेंगे, चाहे योगा वाला शुरू कर दें चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला आपका शुरू करें, है ना। सो अब आपको हम एक सबसे ज़रूरी बात तो पहले ये बता दें कि कल यानी संडे को आपका लाइव टेस्ट होना है। लाइव टेस्ट जो होना है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन नहीं, आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे। अब मैम टेलीग्राम पे तो हम हैं नहीं, हम कैसे जुड़ेंगे? तो देखो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आपको लिंक शेयर कर दी जाएगा वहाँ पे टेस्ट का, ठीक है। और आपको टेस्ट होगा पेपर 1 जो आपका है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, है ना, उसके यूनिट 1 का, ठीक। तो बी रेडी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सो एकदम पूरा तैयारी के साथ आइएगा। और खासकर एक हिंट और दे देते हैं आपको, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से डेफिनेशंस हैं उनको याद करके आइएगा, ठीक। अब देखो, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी की फॉर्मेलिटी सब यूट्यूबर आपको बताते हैं, सब पता है। चलो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब पैराग्राफ का डेवलपमेंट क्या है कि पैराग्राफ का निर्माण करना। पैराग्राफ तो सबको पता है कि क्या होता है। तो देखो हम इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं एक एक चीज़ें, हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। और बाकी आपको ये PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जो चीज़ें ना आए आप वहाँ से PDF के माध्यम से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और साथ में यदि ना आए तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से हमसे फिर से पूछ सकते हैं कि मैम ये समझा दीजिए आप, है ना, ये कम समझ में आए। जो भी चीज़ें वो सब आपकी रिवीजन टाइम पे क्लियर कर देंगे अगर ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ी तो, ठीक। और दूसरी बात, अब देखो समझो पैराग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। जो भी आपकी स्टोरी होती है, जो भी आपका कंटेंट होता है, जो भी आपका पूरा एक चैप्टर होता है, उसका एक पार्ट किसी, जैसे समझो जैसे ये पूरा परिवार है, हम लोगों की फैमिली है, तो उसमें पापा क्या हैं, पापा एक क्या है, परिवार के सदस्य हैं। तो वैसे ही जैसे आपकी स्टोरी होती है, आपका चैप्टर होता है, आपकी यूनिट होती है, आपके लेसन्स होते हैं, तो उसके अंदर पैराग्राफ क्या है, एक पार्ट है। जैसे पापा फैमिली के पार्ट है, सेम वैसे ही पैराग्राफ लेसन का पार्ट होता है। बात समझ में आ गई? होप सो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू लंसफोर्ड एंड कॉर्नर्स इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज और अ सिंगल सेंटेंस दैट फॉर्म्स अ यूनिट। कहने का इनका मतलब ये है कि पैराग्राफ कुछ नहीं है, a combination of sentence is called paragraph, नहीं, a systematic combination of sentences is called paragraph। मतलब सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि जैसे राम सोकर उठा, फिर उसने ब्रश किया, फिर उसने खाना खाया, ऐसे बनेगा ना सेंटेंस। ऐसा तो है नहीं कि राम ने खाना खाया, फिर ब्रश किया, फिर सो के उठा। तो सिस्टमेटिक वे से जो चीज़ें सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, तब जो बनकर के एक पूरा स्टैंजा तैयार होता है, आप उसे क्या कहोगे, पैराग्राफ कहोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो फटाफट से। अब पैराग्राफ के आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का मतलब होता है कि इट मोटिवेट्स द रीडर टू वांट टू रीड टू मोर। देखो कुछ चीज़ होती है, आपने कोई मूवी देखना शुरू की, शुरू के 10 मिनट देखे, आपको नहीं समझ में आई, आपने ड्रॉप कर दिया, नहीं सोचा कौन देखेगा। वैसे ही आपकी रीडिंग का सेंस होता है। आपने कोई चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो जैसे ही उसका आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, तो आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया। वेट फॉर अ मिनट। चाहे आगे जितना बढ़िया चैप्टर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सब चीज़ें किस पे निर्भर करती, एक पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ को भी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से लगाया जाता है। अब आप सोचते होंगे जैसे रीडिंग करते हैं जब आप बुक्स में या कहीं पे भी, तो पता है पैराग्राफ ऊपर नीचे भी तो कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का निर्माण करने के लिए भी अलग अलग राइटर्स और बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। इट कन्वेज द ओवरऑल पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। इट हेल्प्स द राइटर फोकस ऑन द आइडिया रिटन अबाउट। मतलब किस टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये होता है कि उस पैराग्राफ का ऐसा सेंटेंस जो ये टॉपिक, जो उसका ये क्लियर कर दे कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। हम जो पढ़ रहे हैं स्टैंजा, उसका शीर्षक क्या है। बात समझ में आ रही है? सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होते हैं? सपोर्टिंग सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो उस पैराग्राफ में क्या करें, तर्क वितर्क करें, उसका समर्थन करें। वो जो लाइंस लिखी हुई हैं पैराग्राफ में, उनका क्या हो, एक एविडेंस क्रिएट करें, ठीक। अब फिर कंक्लूजन और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे आपने पूरा ये पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद में एक दो लाइन कुछ ऐसी होती हैं अंत में जो उसका निष्कर्ष बता देती हैं कि इस पैराग्राफ का एक्चुअल में निष्कर्ष क्या था, कंक्लूजन क्या था। जैसे आपने अपने हाई स्कूल में देखा होगा ना कि पहले एक पैराग्राफ देंगे आपको, उसको पढ़ो, उसके बाद में उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और पूछेंगे कि इसका शीर्षक क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक टॉपिक फॉर दैट पैराग्राफ, ठीक। तो वो सब चीज़ें होती हैं। अब क्या मैम
मैम पैराग्राफ के प्रकार भी होते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल पैराग्राफ के प्रकार भी होते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है। तो देखो, दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ फोकसेस ऑन एक्शंस एंड यूजेस वर्ब्स एंड एज अपोज्ड टू एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। सच पैराग्राफ्स अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और सीन। ये पैराग्राफ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिनके अंदर किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की, किसी वस्तु की और कोई नेचुरल प्राकृतिक सीन और क्रिया की व्याख्या की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। जैसे मान लो कोई एक पैराग्राफ ले लो अब ताजमहल पे, है ना, कि ताजमहल इन्होंने बनवाया, इनकी याद में बनाया गया, इतने लोगों ने इसमें काम किया, है ना, और वो आज पीलापन उसका इसलिए पड़ रहा है क्योंकि डॉट डॉट डॉट। तो ये ऐसे करके पूरा पैराग्राफ जो किसी स्थान को लेकर के निर्माण किया गया, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत आएगा। अब नैरेटिव पैराग्राफ क्या होता है, एक तरीके का आप ये समझो स्टोरी टाइप पैराग्राफ, जिससे ये पता चले कि इंसिडेंट पता चले, है ना, जैसे कि एक कहानी के माध्यम से कि एक लड़की की उम्र इतने साल थी, फिर एक दिन उसकी शादी हो गई, उसके बाद में उसकी पढ़ाई रुक गई, फिर लेकिन उसके अंदर की आत्मा जागृत हुई, या ऐसे करके पूरी कहानी बनाते चले जाओ कि उसने इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आज वो एक IAS ऑफिसर है। तो मतलब ऐसे करके जो पूरी कहानी आपने डिस्क्राइब की एक पैराग्राफ के अंतर्गत, तो वो आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी, नैरेटिव पैराग्राफ के अंतर्गत आएगी। ठीक, फिर देखो रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ क्या होते हैं, कि रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है कि जो ये खासकर किसके लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है। एक बच्चों के अंदर मनोवैज्ञानिक चीज़ों को जानने के लिए होता है, बच्चों को उससे रिलेटेड बातें समझाई जाएंगी और फिर उसके बाद में उसी पैराग्राफ के थ्रू उनको एक मॉरल एजुकेशन, एक नैतिक शिक्षा दी जाएगी और साथ में उनका साइकोलॉजिकल माइंड क्या है ये भी समझा जाएगा। अब देखो इमेजिनेटिव पैराग्राफ क्या होता है, जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है, जो वास्तविक फैक्ट्स होते हैं वो भी, और जो कृत्रिम फैक्ट्स होते हैं यानी आर्टिफिशियल फैक्ट्स होते हैं ना, जो रियल नहीं है, वो सब कुछ इसके अंदर होते हैं। ये एक तरीके से पूरा इमेजिनेशन होता है। जैसे जैसे परियों की कहानियां सुनी है ना आपने, कि परियां आएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, कहानियों में जैसे नानी दादी की कहानियां आप सुनते हो, तो बस समझो वही वो क्या है, एक तरीके का इमेजिनेटिव पैराग्राफ है जिसमें बच्चा इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाए। अच्छा, अभी आप लोग भी तो इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हो, जब पढ़ने बैठते हो तो क्या ख्याल आता है दिमाग में, पढ़ने से ज़्यादा तो यही सोचते हो कि हम टीचर बन गए हैं, हमारे हाथ में एक हैंड बैग है, एक हाथ में छाता है, एक छोटा वाला झोला होता है ना वो है जिसमें पानी की बॉटल का कैप ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और ठंड का समय है, मैंने बढ़िया ओवरकोट पहन रखा है और मैं जा रही हूँ, है ना। यही सोचते हो, क्यों बताओ, यही सोचते हो ना। तो यही इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं जब बच्चे ऐसे पैराग्राफ पढ़ते हैं। बड़ी मजा आ गई होगी सुन के, क्यों, पूरा फील ले लिए वो टीचर वाला। बताओ अब देखो आर्ग्यूमेंटिव पैराग्राफ क्या होते हैं। सीधी सी बात है, ये पैराग्राफ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिसमें आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकें। ये जैसे कि लॉयर होते हैं ना आपके, लॉयर वो जो सिस्टम यूज करते हैं ये उनके लिए होता है। अब आती है बात परसुएसिव पैराग्राफ की। तो परसुएसिव पैराग्राफ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिनको पढ़ के आपके अंदर मोटिवेशन आए, है ना, जिससे बच्चे के अंदर मोटिवेशन आए और वो जो चीज़ें उसके चारों तरफ हैं, वो जो चीज़ें देख रहा है ना, वो उसमें क्या होती हैं, इनबिल्ड होती हैं। ठीक, अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ क्या होता है। तो कंपेयर और कंट्रास्ट पैराग्राफ भी सेम ऐसा ही है कि दो पैराग्राफ के बीच में जो इसमें कंपैरिजन होता है। मतलब दो पैराग्राफ का मतलब ये नहीं समझिएगा कि एक पैराग्राफ ये है एक पैराग्राफ ये, ना ना ऐसा नहीं है। पैराग्राफ आपका एक ही रहेगा लेकिन उसमें दो लोगों के विषय में बात की जाएंगी या दो एरिया के विषय में बात की जाएगी। जैसे मान लो उसमें ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा, हम एक एग्जांपल देते हैं कि रीता जो है वो सुनीता से बहुत अच्छी ढोलक बजा लेती हैं, गाती वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन रीता से अच्छा सीता नहीं गाना गा पाती हैं, उनको बन्नी बन्ना सोहर देवी गीत सब आते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो पैराग्राफ होंगे, मतलब एक हम आपको ऐसे जेन्युइन एकदम रियल एग्जाम्पल रियल लाइफ से जोड़ के दे रहे हैं जिससे आपको चीज़ हमेशा याद रहें। तो कंपेयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जहाँ पे दो पार्टी का आपस में कंपैरिजन हो एक ही पैराग्राफ के अंतर्गत। ठीक, अब होता है क्लासिफिकेशन पैराग्राफ। क्लासिफिकेशन पैराग्राफ का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, एक एक चीज को क्लासिफाई करके समझाया जाता है, उस चीज को क्या कहते हैं, नहीं उसकी व्याख्या करके उस चीज को समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक ले लिया गया, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, इस काम को करने के लिए कौन कौन से आइडिया का यूज हुआ, है ना। बहुत सिंपल तरीके से अलग अलग चीजें इसमें कंडक्ट की जाती है। एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ सेम वही होता है जैसे आपने अपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ रखा है ना, कि पहले आप पूरा सेंटेंस पढ़ो, पहले आप पूरे पैराग्राफ पढ़ो और उसके बाद में आप वहां से जाकर के उसका आंसर करो। फिर देखो एक्सपोज क्या है, ये एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ इज सिमिलर टू एन एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ। इसका मतलब भी क्या है, सेम वैसे ही है जैसा ये आपका
कौन सा होता है, एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ ऊपर पढ़ा है ना, सेम वैसे ये क्या होता है, ये देखो, इट स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज यूज, फोकसेस ऑन एविडेंस, रिटीज अथॉरिटीज एंड प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन और एडवाइस। ठीक, फिर ऐसे होता है आपका प्रोसेस एनालिसिस पैराग्राफ। ठीक, और उसके बाद में होता है एक आपका डेफिनेशन पैराग्राफ। तो ये सब चीज़ें आपको आराम से पढ़ लेनी है, बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, ये चैप्टर बहुत 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 इजी है। डिसाइड, अब देखो 5 स्टेप होते हैं किसी भी पैराग्राफ के डेवलपमेंट में, कौन कौन से होते हैं ये आप समझिए। अब पहला स्टेप क्या होता है आपका कि डिसाइड ऑन अ कंट्रोलिंग आइडिया एंड क्रिएट अ टॉपिक सेंटेंस। देखो सबसे पहले तो आपको ये सेंस लगाना है कि जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, है ना, इसका टॉपिक क्या है, जो विषय है आपका, जो आपके जो पैराग्राफ में जिन सेंटेंसेस का आप यूज कर रहे हैं एक्चुअल में क्या वो टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टोरी है, तो एक स्टोरी का जो सबसे मेन पैराग्राफ है जिससे ये क्लियर हो सके कि ये एक्चुअल में स्टोरी कहीं किस बात पे गई है, तो वो ये चीज़ें हम लोगों को देखनी होती है सबसे पहले, कि जो भी हमारा पैराग्राफ होना चाहिए वो कंटेंट रिलेटेड होना चाहिए और जो उसका टॉपिक होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। Explain the controlling idea. A paragraph development continues with an expression of the rationale or the explanation that the writer gives for how the reader should interpret the information presented in the idea, statement or topic sentence of the paragraph. This writer explains his thinking about the main topic, idea or focus of the paragraph. यानी कि जो भी आपका पैराग्राफ है, ठीक है, उससे पूरा जो आपकी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ जाए, और साथ में उस स्टोरी के अंतर्गत क्या क्या ऐसे आइडियाज़ यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से कंट्रोलिंग आइडिया यूज़ किए गए हैं, ये सब बातें आनी चाहिए। ठीक, फिर गिव, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, गिव एन एग्जाम्पल। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल दे करके आप अपने पैराग्राफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। फिर एक्सप्लेन द एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल देने ही नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ना किसी चीज़ का, तो उसको जो रियल टॉपिक है उसके साथ जोड़ के बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि पैराग्राफ का मतलब क्या है, जैसे फैमिली में हमारे पापा वैसे ही लेसन में हमारा पैराग्राफ होता है, तो सेम वैसे ही हमने क्या किया, उस चीज़ को उससे जोड़ के बताया ना, पूरा एक्सप्लेन करके बताया ना, कि जैसे पापा की भूमिका क्या है, कि पापा को यदि देखे तो सारा आदमी बता सकता है कि फैमिली में सब कैसा है, फैमिली कैसी है, ये है वो है। तो सेम वैसे ही जो हमारा पैराग्राफ होना चाहिए वो भी एक ऐसा ही होना चाहिए जो पूरे लेसन को डिफाइन कर दे कि लेसन और ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। बात समझ में? तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल जो होते हैं पैराग्राफ में उनको भी एक्सप्लेन करना है। कंप्लीट द पैराग्राफ आइडिया और ट्रांजिशन इनटू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ द फाइनल मूवमेंट इन पैराग्राफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स टाइम, क्या है, टाइंग अप टू लूज एंड्स ऑफ द पैराग्राफ एंड रिमेनिंग द रीडर ऑफ द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पैराग्राफ to the main or controlling idea of the paper. At this point, you can remind your reader about the relevance of the information that you just discussed in the paragraph. ठीक, कहने का मतलब ये है कि जब आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो उसका जो आइडिया है वो नेक्स्ट जब आपका पैराग्राफ शुरू हो तो उसमें दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने देखो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म की कि लड़की IAS ऑफिसर बन गई, फिर हम एक स्टोरी वहीं के उसके बाद में शुरू कर दें कि उसके बाद में हम एक नई अलग ही स्टोरी शुरू कर दें कि उसकी मौसी की लड़की, फिर उसने भी यही करना शुरू किया, वैसे ही पढ़ाई करनी शुरू की। नहीं, फिर उस तरीके से शुरू करो, उस लड़की नहीं, इसी आईएएस ऑफिसर की तरह वो उसकी मौसी की लड़की ने भी उसके पद चिन्हों पे चलना शुरू किया और आज वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी एक IAS ऑफिसर नहीं बन पाई। तो मतलब उस स्टोरी से एकदम रिलेट करे पहले वाला पैराग्राफ, कुछ इस तरीके से क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। फिर देखो इसेंशियल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी बात है आपको दिमाग में रखनी कि पैराग्राफ की लेंथ एक डिफाइंड होनी चाहिए, जो मैटर होना चाहिए वो एक बढ़िया होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल, वैरायटी और एम्फेसिस, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपने पैराग्राफ को क्या करना है, निर्माण करना है। यूनिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक आइडिया इधर का उठा लिया, एक उधर का उठा लिया, सारे सेंटेंसेज इधर उधर है, कहीं कहते नहीं एक आकाश की एक पाताल की बातें होनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए, जो सेंटेंसेज होने चाहिए, उन सब में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। कोहेरेंस शोज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द कंस्ट्रक्शन, जो भी उसमें तत्वों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे परी की कहानी या आप अगर लड़की की कहानी ले लो तो लड़की की कहानी में क्या यूज हुआ था कि लड़की थी, ठीक है, उसकी शादी हो गई, तो शादी एक कंटेंट, एक क्या हो गया आपका एलिमेंट हो गया। फिर उसके बाद में उसने तब भी अपनी कठिनाइयाँ आई तो कठिनाइयाँ भी एलिमेंट हो गई, पढ़ाई जारी रखी उसके बाद में तो पढ़ाई भी क्या है आपका एलिमेंट है। तो इन सब का एक
क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, एक कोहेरेंस होनी चाहिए, जिससे कि वो चीज़ें क्या हो, क्लियर हो जाए। फिर लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, अ पैराग्राफ शुड बी डेवलप्ड इन अ लॉजिकल मैटर, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट वन सेंटेंस लीड्स ऑन naturally to the next and appropriate matter of development which depends on the nature of the topic discussed as may be used। चीज़ें क्या होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। अब देखो ये जो मेथड हैं पैराग्राफ के, जो भी पैराग्राफ डेवलपमेंट के ये मेथड है, ये हम आपको देखो यहीं पे समझा दे रहे हैं, और ये पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को समझाया गया है, और ये डिटेल आपको स्वयं से पढ़ना होगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, आप वहाँ से पीडीएफ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहली बात है इंडक्टिव मेथड, फिर होता है आपका स्पेशियल मेथड, क्रोनोलॉजिकल मेथड, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑर्डर मेथड, डिडक्टिव मेथड, लीनियर मेथड, इंटरप्टेड मेथड, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, और क्या है, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ मेथड। इनमें से कुछ तो मैं आपको ऊपर ही पढ़ा चुकी हूँ। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है कि अ पैराग्राफ विच इज डेवलप्ड बाय इंडक्टिव मेथड कंटेन्स द टॉपिक सेंटेंस एट द एंड। देखो, इन दिस मेथड सपोर्टिंग फैक्ट्स और डिटेल्स आर गिवन वन आफ्टर अनदर लीडिंग टू द फाइनल सेंटेंस हैविंग द मेन आइडिया। जैसे मूवी होती है ना, मूवी देखते हो, पूरी मूवी देखते हो, लास्ट में समझ में आता है कि एक्चुअल में होगा क्या, है ना। कुछ की हैप्पी एंडिंग होती है, कुछ की सैड एंडिंग होती है। तो उसमें होता क्या है कि चीज़ें एक के बाद एक चीज़ें कनेक्ट होती जाती हैं। जैसे आप सीरियल देखते हो तो सीरियल तो खैर एंड ही नहीं होते, आधे आधे घंटे की चला करते हैं रोज, तो लेकिन उसमें क्या होता है, एक के बाद एक नई चीज़ें आती रहती हैं, एक के बाद एक नई चीज़ें आती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगे, आपके इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद में डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि डिडक्टिव मेथड इज द रिवर्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, ये इसका ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, कोर आइडिया जो होता है, जो मेन आइडिया होता है, वो बिगनिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है। फिर आता है आपका स्पेशियल मेथड, इन दिस मेथड पैराग्राफ डेवलपमेंट आइटम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल पोजीशन और रिलेशनशिप। भौतिक स्थिति और संबंध के बीच जो पैराग्राफ का निर्माण होता है वो आपका स्पेशियल मेथड के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आप देखें तो पूरा आप समझ सकते हैं। फिर ये एग्जाम्पल ना आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टफ है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। लीनियर मेथड क्या होता है, लीनियर मीन्स वन डायमेंशनल, मतलब एक विमीय पैराग्राफ इन विच ऑल द सेंटेंसेज आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन कंसिडरिंग द लॉजिकल प्रोग्रेशन और आइडियाज। अ स्टेटमेंट इज मेड एंड देन सपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ एग्जाम्पल, द रीजंस आर गिविंग लीडिंग टू अ कंक्लूजन। देखो धीरे धीरे करके क्या होता है, एकल तरीके से ये पैराग्राफ चला करता है, लाइन बाय लाइन, और चीज़ें अंत तक एकदम क्लियर हो जाती है। फिर क्रोनोलॉजिकल की बात आती है, जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो ना, कि इतने 1000 BC पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके 150 साल बाद ये हुआ, फिर आज हम लोग इस आज़ादी के बाद में यहाँ खड़े हैं। तो ये आप कैसे हो जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल, जिसमें डेट से जोड़ करके आपको चीज़ें बताई जाती हैं। सेम ऐसे ही उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरप्टेड मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि अ लाइन ऑफ आइडियाज इज गिवन अ ब्रेक and turned in order to produce a forceful effect. However, is the commonly used device to begin the interruption, a question or a rhetoric interrogative can also be used to attract the reader's attention. इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, यदि हम बात कर लें, अगर कोई आप ऐसे समझो, बाहुबली मूवी समझ लो एक तरीके से, उसमें क्या था, बीच में आज भी क्या सबको समझ में आ गया कि कटप्पा को क्यों मारा गया वाला, देखो कितना बड़ा मीम बन गया था एक तरीके का। क्यों? क्योंकि एक उन्होंने स्टोरी एक इधर खत्म की, तुरंत वो स्टोरी खत्म हो भी नहीं पाई कि तुरंत उन्होंने दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ऐसे समझो, इंटरप्ट का मतलब होता है कि आप बीच से तोड़ देना उस चीज़ को। तो जो चीज़ें चल रही थी उसको बीच से रोक दिया और फिर उसमें एक स्टोरी अलग से ऐड कर दी, और उसके बाद में फिर जो पहली स्टोरी थी उसको कनेक्ट कर दिया तीसरी स्टोरी से। ऐसे करके जो पैराग्राफ का निर्माण होता है उसे आप इंटरप्टिव पैराग्राफ कहते हैं। अब कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑर्डर मेथड क्या होता है कि पॉइंट्स बाय पॉइंट्स कंपैरिजन। इन दिस मेथड द राइटर टॉक्स अबाउट टू थिंग्स एट द सेम पॉइंट। ये तो हम अभी आपको समझा ही चुके हैं, है ना। देखो यहीं से होता है आपका सेशन का एंड, और उसके बाद में हम लोग अब कल करेंगे क्या, टेस्ट क्लास। देखो क्लास अगर पॉसिबल होगी तो करूँगी, अन्यथा की स्थिति में हम लोग कल सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे टेस्ट पे। तो एकदम तैयार हो करके प्रॉपर नहाई
करके पूजा करके बढ़िया से आइएगा। और अगर नहीं बता पाए कल आंसर, बहुत दिन से टेस्ट 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 आप लोग चिल्ला रहे थे ना, अब फाइनली वो घड़ी भी आ गई है कि टेस्ट लेना है। और बाकी बस नेटवर्क साथ दे दे, ऐसा ना हो कि पता चले मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही आप तक। हम तो बहुत तैयारी से बैठे हैं कि कल तो लंका लगाएंगे, बहुत दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, कल आपका नंबर है ये दिखाने का कि आपने हमारे साथ कितनी मेहनत की है ना। सो हमें पता है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और ज़्यादा कुछ टफ नहीं होगा, सिंपल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आप आराम से पढ़ के आइएगा, इतना भी मार हेक्टिक ना हो जाओ कि पता चले मम्मी के फ़ोन आ रहे हैं आपकी हमारे पास, अरे मैम क्या कह दिया आपने, बच्चा हमारा पढ़ ही रहा है, ऐसा भी ना कर देना। ठीक, चलो अब फिलहाल हम लोगों के जाने का समय हो गया है, तो जरा लिख दो फटाफट से अपनों के लिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे दे दूंगी मैं, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। ओके।